मोटा मोटी यहाँ से अगर साल भर की एक सोच लेकर के चलें, क्या लगता है आपने तमाम चुनौतियां गिना दी हैं और सबसे बड़ी चुनौती जिस पर आपने काफी विस्तार से बताया कि हाँ, भारत की अगर अमेरिका के साथ समझौते की तरफ बात नहीं बढ़ी तो फिर मुश्किल तो रहेगी। ठीक है, तो वैसे स्थिति में बाजार यहाँ से क्या करेगा, और अगर बाजार मोटे तौर पे ज्यादा कुछ नहीं करता है तो हमें कहाँ किस तरह की अपनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने चाहिए, बदलाव करने चाहिए, जिससे कम से कम हमारा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे, थोड़ा बढ़े। अजीब सर, मुझे लगता है कि एक एरिया है डिफेंस, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रीज़न क्या है? मैं कुछ समय से कुछ ऐसी कंपनी से मिल भी रहा हूँ जो डिफेंस में काम करती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है डिफेंस में अपने वर्चस्व को हासिल करने के लिए। भारत ने अपनी इकोनॉमी को खोला भी है, बाकी दूसरे देशों के लोग भी हमसे सामान खरीद सकते हैं, और इसके चलते हुए जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पे काम हो रहा है, चाहे वो निजी कंपनियां हों, प्राइवेट कंपनीज हों, चाहे वो सरकारी कंपनीज हों, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इन सब की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। मैं एक कंपनी को रिसेंटली मिला, एक मैनेजमेंट को, जो वेस्ट बंगाल में है, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं एनडीए से बाउंड हूँ, मगर वो उन्होंने जो प्लांट लगाया है वो मिसाइल्स के लिए, वो न्यूक्लियर, जो छोटे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं उसके लिए, वो प्राइमरली बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, या भारतीय आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। और वो कहते हैं कि अगर उनके पास ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की तो कोई कमी है ही नहीं, डिलीवरी की प्रॉब्लम है। अगर आपने एयर चीफ मार्शल का स्टेटमेंट सुना हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एचएएल प्लेन्स ही नहीं दे पाया, क्योंकि ऑर्डर बुक तो अच्छी है नो डाउट, मगर कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स नहीं मिल पाए। भारत अभी भी मुझे लगता है कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग में, और अगर आप बात करें डिफेंस की कैपेबिलिटी डेवलप करने में, अभी बहुत आगे जाना है। तो इसलिए मैं बुलिश हूँ उन कंपनीज पे जो डिफेंस का काम कर रही है, और हम लोगों को बहुत इंडिजिनस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ कंपोनेंट, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था वेस्ट बंगाल में, तो वो भी कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, मगर वो जो कंपोनेंट को पूरा करने के लिए, एक जैसे उन्होंने मुझे बताया जो ओनर थे, कि एक गैस्केट आती है, वो गैस्केट इंडिया में कोई बनाता नहीं है, वो जर्मनी से आती है, तो उसमें आपको मिनिमम ऑर्डर 25,000 गैस्केट का करना पड़ता है। वो गैस्केट भी महंगी है, तो जब वो गैस्केट लगती है तब वो कंपोनेंट तैयार होता है। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा गैप है हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि वो गैस्केट भी नहीं बना रहे हैं जो डिफेंस ग्रेड है, क्योंकि गैस्केट्स तो बनती है, मगर डिफेंस ग्रेड गैस्केट्स जो बहुत हाई प्रेशर और हाई हीट को जो झेल पाए, उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करने की जगह। इसीलिए मैं बुलिश हूँ, क्योंकि ये सब कैपेबिलिटीज आने वाले 3 4 5 सालों में भारत में बनेंगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग अमेरिका से नहीं खरीदें, हम लोग फ्रांस से नहीं खरीदें, और हम लोग इंडिजिनसली चीज़ें बनाएं। अभी भी अगर आप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो जो तेजस है उसका ऑर्डर दिया है भारतीय वायुसेना ने एचएएल को। पुराने जो मिग 21 हैं उनको रिटायर किया गया, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, और वो अपना लाइफ टाइम जी चुके हैं। 40 50 साल अगर एक प्लेन उड़ चुका है तो मुझे नहीं लगता जी। उसमें दम रह जाता है, या नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर सकता। तो ये डिफेंस कंपनीज को आगे आने वाले वक्त में, ना केवल भारत से, मगर जो छोटे मझोले देश हैं वहाँ से बहुत ऑर्डर बुक अच्छा रहेगा। तो आपके सवाल का जवाब, आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि डिफेंस एक सेक्टर है जो बहुत आवश्यक है, चाहे मंदी रहे तेजी रहे, डिफेंस में काम चलता रहे। दूसरा सेक्टर जो मुझे पसंद है वो है पावर। भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है, रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है, अब इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी पावर चाहिए। आप ईवीज इतनी सड़कों पे उतारे जा रहे हैं, उसके लिए पावर चाहिए। तो पावर सेक्टर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, ये खपत वाली चीज़ है, कंजम्पशन स्टोरी है, इसमें कमी नहीं आने वाली। तो पावर क्षेत्र से की कंपनीज और उनसे जुड़ी हुई कंपनीज को भी फायदा पहुंचना चाहिए। चाहे मंदी हो तेजी हो, मगर आप पावर के बिना आज नहीं रह सकते। आप अपने खान पान में, कपड़े पहनने में, गाड़ी खरीदने में कमी कर सकते हैं, मगर आपको पावर तो चाहिए, हर घर को चाहिए बिजली। तो मेरा ये मानना है कि पावर क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र, ये मेरे दो पसंदीदा सेक्टर्स हैं आगे आने वाले 1 साल के लिए। जी, तो ये दो ऐसे क्षेत्र जिसमें पावर तो सदाबहार ही है। कई बार हालांकि इसी वजह से उसमें ठंडापन भी आ जाता है, लेकिन डिफेंस एक सनराइज सेक्टर की तरह से, लेकिन वहाँ पे दूसरी चिंता है मूल्यांकन की, वैल्यूएशंस की।
संभावनाएं अपार हैं, आप खुद ने समझा रहे हैं, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप वैल्यूएशन पे आते हैं तो वहाँ पर जाकर के मामला थोड़ा अटक जाता है या आदमी सहम जाता है कि ठीक है, ग्रोथ होगी, अच्छा है, लेकिन कितने भाव दें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग आगे की जो ऑर्डर बुक है किसी भी कंपनी के की वैल्यूएशन करते हुए उसको भी गिनते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कि वो 80-100 की पी पे भी चल रही हो, काफ़ी महंगा दिखाई देता है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, मगर अर्निंग्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं आने वाले समय में, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 साल तक अगर उसको ऑर्डर मिलता रहेगा तो इसका मतलब अर्निंग्स भी आती रहेंगी, और वो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है अगले साल भी 100 की ही मिलेगी, हो सकता है वो 110 की हो जाए, 120 की हो जाए, बेसिस दी अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स, या जो इन्फ्लेशन ऑफ द कंपोनेंट, जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी देखते हुए सारे चीज़ों पे कॉस्ट का फर्क आता है। तो मैं जी। इससे भी बुलिश हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज वैल्यूएशन ज़्यादा दिखाई देती हैं अर्निंग्स के बनिस्बत, मगर जो ऑर्डर बुक तैयार करके बैठी है कंपनी, तो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन है। अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, जैसे नेस्ले है या हिंदुस्तान लीवर है, वो भी हाई वैल्यूएशन पे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी हिंदुस्तान लीवर को 12 की पी पे, 10 की पी पे नहीं देखा, मगर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी नहीं, देखा वैल्यूएशन होगा जस्टिफाई करते हैं। शायद, देखा होगा आपने 10 साल 20 साल पहले देखा होगा। नहीं, मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ जी। कि अभी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस तरीके की वो हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे परिवार, हमारे यूजेज के साथ जुड़ गए हैं ये प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई भी अलमारी खोलें उसमें एक आध हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट मिल ही जाता है, कोई भी, किसी भी बाथरूम में, किसी भी क्लोजेट में, मतलब इतना ज़बरदस्त यूजेज है इन प्रोडक्ट्स का। तो इसीलिए कई बार क्योंकि उनकी खपत इतनी ज़्यादा है और उनका ऑर्डर बुक आने वाले समय में भी अच्छा ही नज़र आता है, उन एसेंशियल्स में ये कंपनीज हैं। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि भारत को जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, डिफेंस के बिना बनना बहुत मुश्किल है। अगेन एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, और एक और डिफेंस कंपनी है दिल्ली एनसीआर में, मैं उनसे मिला। वो एक कंपोनेंट बनाते थे जो कि भारतीय वायुसेना लेती है। तो उन्होंने कुछ वायुसेना ने उनको कुछ फेरबदल करने के लिए उनको कुछ नई ड्राइंग्स दी, ये सब दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो कॉस्टिंग है, इनपुट कॉस्ट है, वो लगभग 35-40% से बढ़ जाती है अगर मैं नए चीज़ों को लागू करूँ। तो जो भारतीय वायुसेना ने के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि आप अपना प्राइस डबल कर लीजिए। डबल करके भी जो हम जर्मनी, फ्रांस, इटली या रशिया से मंगाते हैं तो भी हमें सस्ता पड़ता है इंडिया में, अगर आप इंडिया में इसको डेवलप करें। तो मैं जैसे जैसे आपको बार बार कह रहा हूँ, भारत में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है और वो चल रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा अभी, क्योंकि उसका एक्चुअल जो रूप है वो मुझे आने वाले 2-3 सालों में दिखाई देता है। भारत एक डिफेंस हब बन रहा है, बहुत सारी कंपनीज, अगर आप भारत फोर्ज को ही ले लें, भारत फोर्ज पहले ऑटो इंडस्ट्री के लिए काम करता था, इतना डिफेंस फोकस नहीं था। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भारत में जो इंडिजिनस प्लेन्स बनाने के लिए भारत फोर्ज भी एक कंपनी है जिसने अपना नाम उसमें लिखवाया है। तो जो भारत फोर्ज जैसा कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक एविएशन कंपनी या एक एरोनॉटिक्स कंपनी में ट्रांसफॉर्म होने की बात कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है, आप आने वाले 4-5 सालों में देखिए। तो उसी के चलते हुए मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन इवन सरकारी कंपनीज में, जो मैंने आपको 2 स्टॉक्स आज बताए हैं वो भी सरकारी क्षेत्र के हैं, उसमें वैल्यूएशन ज़्यादा है, मगर आने वाले समय में जो जो ऑर्डर बुक है, जितना रेवेन्यू वो कमाएगा, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पी जस्टिफाई हो जाएगी। जी। तो डिफेंस क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी एक बड़ी संभावनाएँ दिख रही हैं और ऑर्डर बुक के आधार पर वैल्यूएशन को एक बार माना जा सकता है, ये आप बता रहे हैं। अच्छा, तो ये कंजम्पशन कहीं न कहीं आपकी नज़र में है, जो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह का ज़िक्र किया, और फिर 2 मजबूत क्षेत्र जो आपको अगले यहाँ से आगे अगले कुछ वर्षों के लिए अच्छे लग रहे हैं, वो डिफेंस और पावर सेक्टर है। क्या ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपने अपने सारे दोस्तों मित्रों को और अपने सारे जो आपके साथ जुड़े हुए निवेशक हैं उन सबको कह दिया कि भाई अब निकल जाओ, हाथ मत लगाओ इसको? राजीव जी, देखिए क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जैसे सोलर क्षेत्र है, सोलर में हमने देखा बहुत सारी कंपनीज आई और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखने को मिली। तो हमने भी कमाया सोलर कंपनीज में। मैं नाम ले सकता हूँ, वारी एनर्जी, वारी है, वारी रिन्यूएबल्स में, बोरोसिल रिन्यूएबल्स में काफ़ी हमने पैसा कमाया।
क्लाइंट्स ने पैसा कमाया। मगर अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सोलर सोलर थीम है उसमें कहीं पे पीक आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो हम वहां से निकले, हमने इसमें एग्जिट किया। और ऐसे अगर आप पूछें कि पिछले 1 साल में कि इस सेक्टर से दूर रहे, ऐसा कोई सेक्टर था ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस लगभग हर सेक्टर में हमने देखी, और बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनीज थी जिसमें हमने कुछ कमाल देखा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज थी जो CDSL, NSDL, इन्होंने अच्छा किया, BSE ने अच्छा किया, NSE का अनलिस्टेड शेयर है उसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले साल में अनलिस्टेड में भी काफ़ी काम हुआ। हमने देखा कि जो ऑर्डर ये जो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज हैं उसमें वैल्यूएशन में काफ़ी हमने इजाफा देखा। मुझे लगता है कि अभी उनको थोड़ा सा थमना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गई हैं। हमने इंटरनेट कंपनीज को वापस आते हुए देखा पिछले साल में, जैसे पेटीएम है, जैसे नायका है। पेटीएम अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चल चुका है। तो मुझे लगता है सेक्टर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम लोगों को उन पे ध्यान देना चाहिए जो सेक्टर्स में आगे पोटेंशियल है। मुझे लगता है जो ऑनलाइन, हमारी आपकी कई बार बात हुई न्यू एज कंपनीज के बारे में, और मैंने हमेशा कहा कि मैं वैल्यूएशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि उनकी अर्निंग्स दिखाई ही नहीं दे रही। मगर अब जब अर्निंग्स दिखाई दे रही हैं तो थोड़ा सा व्यू बदल रहा है। मगर अगर आप कहो कि एक स्ट्रिक्ट नो गो एरिया है, वो अभी तक मैं कहूँगा कि अभी तो मैं अभी ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। हम लोग अपना पोर्टफोलियो ही वहाँ पे शिफ्ट करते हैं जहाँ हमें पोटेंशियल दिखाई देता है। नो गो एरियाज में या ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, तो अभी हम फिलहाल वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। टेक्सटाइल हो सकता है ऐसा क्षेत्र हो। आने वाले समय में हम देखें तो जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, क्योंकि सोने के भाव बहुत बढ़ चुके हैं, और सोने के भाव बढ़ने की वजह से अगर आप एक्चुअल फुटफॉल देखें सुनारों के यहाँ पे, तो वो बहुत कम है। लोग बेच ज़्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। हो सकता है लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ और बढ़ जाएं, क्योंकि एक्चुअल अब सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, और गिफ्टिंग के ऑप्शंस ढूंढे जाएं। हो सकता है प्लैटिनम में लोग शिफ्ट हो जाएं, या कहीं और हो जाएं, या डायमंड में हो जाएं मे बी। बट अगेन आई थिंक कि हमें फोकस वहाँ रखना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल।